Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 2nd April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ नो आइडल्स नो आर्म्स द पटनम मिस्ट्री. यहाँ पर केरल की बात करते हैं. केरल में एक विलेज है जिसका नाम है पटनम. उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक्सकवेशन किया गया और अब तक सिर्फ साइट का 1% ही क्या किया गया, उसको एक्सकवेट किया गया, उसकी डिगिंग की गई. ओके, नाउ इस डिगिंग में हमें ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर कुछ एक कह सकते हैं आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन एग्जिस्ट करता था इन अ एंशिएंट पटना. ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले. अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब वहाँ पे डिगिंग की गई, एक्सकवेशन किया गया, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे कि हमें ये पता चला कि वो लोग मतलब रिलीजन को कितना ज़्यादा फॉलो करते थे, किस गॉडेस की मतलब कि किस भगवान की वो ज़्यादा यहाँ पर पूजा करते थे. ओके, बट यहाँ पर हमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे कि हम ये प्रूव कर सके दैट देयर वर आ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन वर एग्जिस्टेड इन एंशिएंट पटनम. ओके, और यहाँ पर हमें कोई भी इंडिकेशंस भी नहीं मिले जिससे कि हम ये कर सके कि यहाँ पे क्या था, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था. अगर हम इंडिया की बात करते हैं और पूरे केरल की बात करते हैं, केरल एंड इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको सभी को पता है कि कास्ट सिस्टम कितने ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. ओके, बट यहाँ पर अगर हम एंशिएंट पटनम की बात करते हैं तो इस डिगिंग में यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, कोई भी इंडिकेशंस ऐसे नहीं मिले हैं जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें, ये बता सकें कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था. ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि पूरे इंडिया में और इवन केरल में भी कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता था, बट यहाँ पर पटनम में ऐसा कुछ भी नहीं था. ना तो हमें कुछ भी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन की बात पता चली, सिर्फ हमें यहाँ पे ये पता चला कि इनके जो क्लोज रिलेशन थे वो किसके साथ थे, नेचर के साथ थे. ओके, अब देखिए पटनम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. पटनम कहाँ है, ये एंशिएंट टाउन है केरल का, लोकेटेड है 30 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम कोचिन इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट. एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कोचिन है, वहाँ से 30 किलोमीटर नॉर्थ में केरल में पटनम जो है ये क्या कह सकते हैं आप, एग्जिस्ट करता है. ओके, एंशिएंट टाउन लोकेटेड है. पटनम की बात करें तो 2007 में यहाँ पर केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर क्या की गई कि 2007 में यहाँ पर पटनम एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया. अब तक 61 जो ट्रेंचेस हैं उनको यहाँ पे एक्सकवेट किया गया, उनकी डिगिंग अब तक की जा चुकी है. ओके, अगर हम बात करते हैं इस एक्सकवेशन से यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जिससे कि हमें ये पता चला कि इनके जो मैरीटाइम कनेक्शन थे पूरे कहाँ इंडियन ओशन में, रेड सी में एंड मेडिटेरियन सी में. तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसके कारण हमें ये पता चला कि यहाँ पर क्या थे, मैरीटाइम कनेक्शन थे इनके साथ. ओके, कहाँ इंडियन ओशन, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी. द फाइंड्स एंड लोकेशन ऑल्सो सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ पटनम बीइंग एन एंशिएंट मुजीरस और मुचरी पटनम. ओके, अब यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है उसके द्वारा हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो पटनम था वो क्या था, एंशिएंट में मुजीरस था और मुचरी पटनम इसको जाना जाता है. ओके, तो आई होप आप पटनम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल में वहाँ पर क्या हुआ है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको यहाँ पे फ्लैगिंग ऑफ की है. तो देखो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए फ्लैगिंग ऑफ भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस इन मध्य प्रदेश कैपिटल. ओके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कैपिटल में आपको पता होगा क्या है, भोपाल में यहाँ पे क्या किया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस. ये क्या है, भोपाल टू दिल्ली ये जाने के लिए एक्सप्रेस है. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या है, फर्स्ट ट्रेन है. और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो टोटल जो वंदे भारत है, टोटल यहाँ पे 11 यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रेन यहाँ पे एक्सप्रेस है दिल्ली के लिए. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं, सिर्फ हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट है इंडिया रोमानिया पैक्ट ऑन डिफेंस टू हेल्प इन बेटर कॉपरेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ है, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया earlier this week will enhance collaboration through the exchange of expertise and knowledge on subject of mutual interest including co-development and co-production of military hardware. अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया एंड रोमानिया के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जिसके कारण ये हेल्प करेगा किसके बीच में, एक बेटर कॉपरेशन में. यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज होगा, नॉलेज ऑन सब्जेक्ट जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट्स का जो है नॉलेज उसको यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा. ये जो एग्रीमेंट है वो क्या करेगा, जो हमारा डिफेंस है बिटवीन द स्टेट्स
को प्रमोट कर, उसकी जो कॉपरेशन उसको यहाँ पे प्रमोशन की इसमें बात की गई है। यहाँ पे अदर पर्सपेक्टिव्स की भी बात की गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सिचुएशन इन ब्लैक सी रीजन एंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड कॉपरेशन इन द मल्टी लेटरल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो ब्लैक सी रीजन है और आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन है, तो यहाँ पे कॉपरेशन और मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क की बात की गई है। इससे क्या होंगे, हमारे जो टाइज हैं वो एक दूसरे जो रोमानिया और इंडिया के जो टाइज हैं वो क्या होंगे यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और जो हमारे अदर शेयर्ड यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजन्स हैं, है ना, जो यहाँ पे शेयर्ड हमारे इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल साइबर डिफेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिक्स, मिलिट्री मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डिफेंस पॉलिसी एंड मिलिट्री हिस्ट्री एज वेल एज इन टेक्निकल मिलिट्री फील्ड। तो यहाँ पर हमारे जो कॉपरेशंस हैं, बायलैटरल जो कॉपरेशंस है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब देखिए यहाँ पे रोमानिया हमारे लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ, इसका जो बॉर्डर है आप देखिए यहाँ पे ब्लैक सी से लगता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लैक सी से जो रोमानिया का बॉर्डर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसकी आप कंट्रीज देख सकते हैं, तो यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर लगता है, बल्गेरिया, सर्बिया, हंगरी एंड देख लिया आपने, और मोल्डोवा। तो इसके साथ यहाँ पे इसकी बॉर्डर रोमानिया की यहाँ पर लगती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया और रोमानिया के बीच में क्या साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज नोवल कैटलिस्ट ऑफर टू मेक हाइड्रोजन मोर वायलेबल एज फ्यूल। अब यहाँ पर हम किसकी, हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करना है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो जनरेट कैसे होगा, अब कहीं से तो हाइड्रोजन हमें लाना पड़ेगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो वाटर है वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो की जाएगी, और उस प्रोसेस से क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O है, तो ये H2O जो है वो अपने अपने जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वो ब्रेक डाउन होगा। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे। बट इस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत होगी। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को जनरेट कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही। और इलेक्ट्रिसिटी हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, आप सभी को पता है, कोल के थ्रू क्या किया जाता है, जो फॉसिल फ्यूल है ये कोल, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कैटेलिस्ट की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सके, जो H2O है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको, उसके अलग अलग जो एटम्स है उसको यहाँ पर क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक नोवल क्या किया है, कार्बन बेस्ड कैटेलिस्ट को यहाँ पे क्या किया है, डेवलप किया है। क्या है, पोरस कार्बन है ये, क्या ये पोरस कार्बन, इस मटेरियल को यहाँ पे जो क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन को कंटेन करके रखेगा। हमने यहाँ पे कौन सा कैटेलिस्ट बनाया है, पोरस कार्बन, आपको याद रखना है पोरस कार्बन। इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये कंटेन करेगा नाइट्रोजन को, और इट इज फंक्शन एज बोथ एज कैटेलिस्ट एंड द एनोड इन इलेक्ट्रोलाइजर्स। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, common catalysts are based on iridium and ruthenium which are expensive and great and mandate in other sectors। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें कैटेलिस्ट चाहिए होते हैं, तो उसमें हम जो कॉमन कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, इरिडियम एंड रुथेनियम का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसका जो मैंडेट है वो अदर सेक्टर्स में भी है। ओके, अब इसी के चलते यहाँ पर क्या डेवलप किया गया है, पोरस कार्बन मटेरियल को यहाँ पे डेवलप किया गया है जो नाइट्रोजन को कंटेन करेगा और ये फंक्शन करेगा बोथ एज अ कैटेलिस्ट एंड एनोड इन इलेक्ट्रोलाइजर्स। ओके, तो इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई कि किस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन होगी। तो इसमें सिर्फ हमें इतना याद रखना है, ये जो पोरस कार्बन है इसका जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कम है, जिससे हम यहाँ पर मोर वायलेबल क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। IACS नोवल कंपाउंड ट्रीट्स ड्रग रेजिस्टेंट काला अजहर इन्फेक्शन। काला अजहर क्या है, जिसको हम काला बुखार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर। ओके, तो इसके जो केसेस है इसकी बात करते हैं, तो करंट एनुअल एस्टिमेटेड ऑफ काला अजहर आर अबाउट 1 लाख विद द मोर देन 95% ऑफ केसेस रिपोर्टेड टू WHO फ्रॉम इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। मेनली अगर हम काला अजहर की बात करें तो ज़्यादातर ये इसके जो केसेस हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, और मोस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके केसेस हमें मिलते हैं। अगर हम काला अजहर एंडेमिक की बात करें तो ये क्या है, काला अजहर एंडेमिक इन 4 इंडियन स्टेट्स। कहाँ कहाँ, बिहार के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में काला अजहर के हमें केसेस मिलते हैं, झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट बंगाल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें काला अजहर जो है एक एंडेमिक बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि
जो काला अजहर में यहाँ पे हम ड्रग का यूज़ करते हैं वो ड्रग कैसा होता है, आप कह सकते हैं कि इसके हमें जो इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है। तो देखिए, द करंट ट्रीटमेंट रिजीम्स अगेंस्ट काला अजहर स्टिल यूज अ फॉर्मुलेशन दैट आर टॉक्सिक्स एंड इंड्यूस हाई लेवल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। जो हम अभी काला अजहर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग का यूज़ करते हैं उसका जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और हाई इंड्यूस करता है, मतलब इंड्यूस हाई लेवल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में वो क्या करता है, ड्रग रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। अब इसके लिए हमें इसके जो अल्टरनेटिव्स है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम इंडियन एसोसिएशन एंड कल्टीवेशन ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर कोलकाता बेस्ड है ये, यहाँ पे क्या डेवलप किया गया है, एक नोवल यहाँ पे क्यूनोलिन को यहाँ पे क्या किया, डेवलप किया गया है। ओके, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया गया, एक माइस पर किया गया। अब देखिए, काला अजहर के कारण क्या होता है, अगर हम इसके कॉजेज देखें, सिम्टम्स देखें, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारी स्प्लीन है ना, वो इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो हमारे लंग्स हैं, जो ब्लड है, इसमें स्प्लीन है, जो हमारा लीवर है, इसको सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये जो क्विलीन के यहाँ पे डेरिवेटिव्स को यहाँ पे जो शार्पली क्या किया है, इसने रिड्यूस किया है लेजिमेनिया डोमिनिया इन बोथ द स्प्लीन एंड लीवर ऑफ लैब ग्रोन माइस। तो यहाँ पे जो माइस है उनके ऊपर यहाँ पे क्या किया गया, टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में क्विलीन का जो डेरिवेटिव्स है इसको यूज़ किया गया और इससे हमें ये पता चला कि जो इसके डेरिवेटिव्स है इसने क्या किया, बहुत ही मतलब कि शार्पली जो है उसको रिड्यूस किया है, किसको, काला अजहर के इन्फेक्शन को। ओके, तो देखिए, द मोस्ट इनिबिटर वॉज आइडेंटिफाइड बाय स्क्रीनिंग देम अगेंस्ट रिकम्बेंट लेजिमेनिया टोपोसमिया 1 एंजाइम। ओके, इन ऑल 21 डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको याद रखना क्या, क्यूनोलिन। ओके, इसके यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं, 21 डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं और उसको यहाँ पे इवेल्युएट किया गया है और उसकी जो एक्टिविटीज़ है उससे हमें यहाँ पे पाया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है। द डेरिवेटिव्स वर फाउंड टू जनरेट persistent and less reversible DNA breaks compared with the कैम्फोटोकिन इनिबिटर डिस्कवर्ड इन 1996। 1996 में यहाँ पर कैम्फोटेक्निक यहाँ पे इसको इनिबिटर को डिस्कवर किया गया था, जो कि डीएनए ब्रेकडाउन ज़्यादा होता था जिसमें, है ना। बट यहाँ पे जो ये क्विलिन के यहाँ पे डेरिवेटिव्स है इसमें ये पाया जाता है कि ये क्या जनरेट कर रहे हैं, एक परसिस्टेंस है और लेस रिवर्सिबल है। ओके, अब देखिए, काला अजहर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चंस भी हमने पास्ट में देखे हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो काला अजहर क्या है, इट इज़ नोन एज विसेरल लेजिमेनियस और ब्लैक फीवर और डम फीवर, है ना। तो ये इसको जिसको हम काला बुखार कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिमेनिस। कौन कौन से यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे लेजिमेनिस होते हैं, विच अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स, इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डिसीज। तो विसेरियल में क्या होता है, इसमें जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स है वो उसको अफेक्ट करता है और ये मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डिसीज है। क्यूटेनियस लेजिमेनिया है विच कॉज स्किन सोर्स एंड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। यहाँ पे मोस्ट कॉमन है कौन सा, क्यूटेनियस। इसमें जो हमारी स्किन्स है वो कैसी होने लगती है, उसमें बहुत सारे पैचेस आने लगते हैं। तो ये हो गया है हमारा सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो म्यूको क्यूटेनियस लेजिमेनिया विच कॉज स्किन एंड म्यूकल लेजन्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है और जो म्यूकोसल्स हैं उसको ये अफेक्ट करता है। It is deadly parasite disease caused by protozoa parasitic leishmania and mainly affect the people living in Africa, Asia and Latin America। तो देखिए ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा हो रहा है, आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लाइमेट देखें तो थोड़ा कैसा होता है, वार्म होता है। और जो वार्म कंडीशन में ये जो पैरासाइट है, प्रोटोजोआ पैरासाइट लेजिमेनिया, ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है ना। तो इसलिए हमें जो डिसीजेस है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। इस डिसीज के कारण डेथ भी हो चुकी है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोबॉटमाइन सैंडफ्लाई। तो यहाँ पे एक फ्लाई होती है सैंडफ्लाई जिसका नाम है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, अगर वो हमको ह्यूमन बींग को अगर वो बाइट करती है तो उसका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स क्या है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, एनलार्जमेंट होता है, लीवर एंड स्प्लीन। तो उसमें हमें जो हमारा लीवर है और जो स्प्लीन है उसमें बहुत ज़्यादा वो क्या होने लगते हैं, उसमें स्वेलिंग होने लगती है। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन की अगर बात करें तो काला अजहर इन्वॉल्व्स मेजर्स टू रिड्यूस द ब्रीडिंग साइट्स ऑफ सैंड फ्लाइज एंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट्स। तो हम यहाँ पे हमें अपने आप को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा सैंड फ्लाइज से। क्यों, क्योंकि यही क्या करती हैं, जो ये पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करती हैं। इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू अचीव्स इट्स गोल ऑफ एलिमिनेटिंग काला अजहर फ्रॉम इंडिया बाय 2023। हमने इंडिया में यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें हमने ये टारगेट था, हमारा गोल था कि 2023 तक ये जो ब्लैक फीवर है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया से हटा, मतलब कि इसको एलिमिनेट किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट किया गया है कि
Central is also supporting the states in active case detection, surveillance, treatment and supply of diagnostic kits, medicines and sprays. तो यहाँ पे इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा सपोर्ट करे स्टेट्स को कि आप यहाँ पे जो एक्टिव केसेस है उसको डिटेक्ट कीजिए, उसको सर्विलियंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, मेडिसिन है, स्प्रेज है, उसको यहाँ पे उसकी सप्लाई पूरी तरीके से की जा रही है। अगर हम इसका ग्लोबल स्टेटस देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग कालाजार इज द सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक डिसीज इन द वर्ल्ड। कालाजार जो है वर्ल्ड में सेकेंड डेड लिस्ट पैरासाइटिक डिसीज है। ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट 89% ऑफ ग्लोबल केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 8 कंट्रीज, ब्राजील, इटीरिया, यूथोपिया, इंडिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सुडान एंड सुडान। तो यहाँ पे इन कंट्रीज से हमें मतलब कि हर एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि 8 कंट्रीज से हमें एक ना एक केसेस देखने को मिले। 89% और जो केसेस हैं वो इन कंट्रीज से मिले। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया 11.5% जो है टोटल केसेस ऑफ कालाजार ग्लोबली रिपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नंबर है। ओवर 90% ऑफ कालाजार केसेस इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल हैव अचीव देयर एलिमिनेशन टारगेट एट द ब्लॉक लेवल। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। तो देखिए ये पैरासाइट है, इसको काटने से क्या होता है, जो कालाजार है ये इसको ट्रांसमिट करता है। जो पैचेस होते हैं इस तरीके से हमारे बॉडी में पैचेस हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो हमारा लीवर है, स्प्लीन है, उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, तो हमारा जो वेट है, जो पेट है, इस तरीके से सामने बाहर आने लगता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे कालाजार से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा वायरस है कौन सा, मारबर्ग वायरस आउटब्रेक इन 2 अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर 2 अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखिए तंजानिया में और इक्वेटोरियल गिना में यहाँ पे क्या हुआ है, जो MVD है मारबर्ग वायरस डिसीज, यहाँ पे क्या है, इसके हमें कुछ केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसको 1967 में सबसे पहले क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। ओके, कहाँ पर, जब यहाँ पे जर्मनी और सर्बिया के बीच में आउटब्रेक्स हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर एक लोगों में एक बहुत ज़्यादा फीवर फैल रहा था, आप कह सकते हैं फैटल वायरल यहाँ पे हीमोहेजिक फीवर ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो 1967 में इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि ये किसके कारण हो रहा है, मारबर्ग वायरस जो है इसके कारण इसको यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद इसके जो रिस्क थे उसको धीरे धीरे थोड़े कम हुआ, बट इसका जो सेकंड डिटेक्शन है वो कब हुआ, बिटवीन 1975 टू 2023। यहाँ पे बहुत सारे जो मारबर्ग वायरस है उसके यहाँ पे केसेस हमें देखने को मिले। इसकी फर्टिलिटी रेट्स देखते हैं तो अप टू 90% है। और ये किस पर डिपेंड करता है, जो हमारी क्वालिटी केयर है उस पर यहाँ पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो वायरस है ये क्या है, जो डिसीज़ है, मतलब इस डिसीज़ के कारण जो हमें होता है, तो ये क्या है, जूनोटिक है। जूनोटिक की अगर हम बात करते हैं, जो एनिमल्स से हमें एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग में होता है। तो देखिए MVD इज़ अ रेयर बट सीवियर हेमोरेफिक फीवर which affects both people and non-human primates. MVD is caused by Marburg virus. ये मारबर्ग वायरस, आप इस वायरस को देख सकते हैं, इसके थ्रू ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। ये जूनोटिक डिसीज है, एनिमल बॉर्न है, मतलब पहले ये एनिमल में हुआ था, उसके बाद एनिमल से ये किस में आया, ह्यूमन बिग्स में आया। तो इसको हम कहते हैं क्या, जूनोटिक। ओके, जूनोटिक का मतलब आपको समझ में आया। RNA वायरस ऑफ द फिलोवायरस फैमिली। ये जो RNA होता है, मतलब ये जो वायरस है मारबर्ग वायरस, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फिलोवायरस फैमिली से, फाइलोवायरस फैमिली से ही बिलोंग करता है। द 6 स्पीशीज ऑफ इबोला वायरस आर फाउंड ओनली अदर नोन एज मेंबर ऑफ फाइलोवायरस फैमिली। Egyptian fruit bats are believed to be a normal carrier in nature and Marburg virus RNA has been isolated from them. तो यहाँ पे ये किस एनिमल के थ्रू ये कैरी किया जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इजिप्टियन फ्रूट बैट्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको जो बैट्स होते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस वायरस को कैरी किया जाता है। ओके, कॉजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कंटेमिनेटेड हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये क्या हो सकता है, जो वायरस है स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, सॉर थ्रोट होता है, वीकनेस होती है, मसल्स एक होते हैं। सिम्टम्स ऑफ MVD के इसमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, बॉडी में रैशेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके के हमने क्या देख लिया, सिम्टम्स होते हैं। ओके, बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये कैसा है, जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब कि ये इसको एक एनिमल कैरी करता है और एनिमल्स के थ्रू ये किस में जाता है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। ओके, डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या है, थ्रोट एंड नसल स्वैब, सेरेमोनियल फ्लड, यूरिन एंड ब्लड, इल्जा, आईजीज, एजी इल्जा
और ट्रीटमेंट क्या है इसका, सपोर्टिव केयर है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने होंगे, हाइजीन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। ये कैसे स्प्रेड होता है देखते हैं। अगर मार्बर्ग वायरस से ह्यूमन बींग्स में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी और स्किन में ये पेनिट्रेट हुआ और फिर ये धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से जाकर ये फिक्स करता है जो हमारे लीवर है और स्प्लीन है उस पर फैलता है और डेंड्रिटिक्स जो हमारी सेल्स है उसमें ये धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होता है। ये रैपिड वायरल रेप्लिकेशन, यहाँ पे जो वायरस है उसका यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वायरस हमारी बॉडी में गया, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में ये पूरा फैला, ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे फैलने के कारण यहाँ पे जो ये वायरसेस हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं। रेप्लिकेट होता है तो जो हमारे सेलुलर नैर्कोसिस होता है यहाँ पर, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। Ample tissues narcosis take place due to more rollouts of virus of hepatocytosin, enteroline, sertraline and other parenchymal cells। तो ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ये फैलने लगता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे इस वायरस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसके जो केसेस हैं इस टाइम पर हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में, तंजानिया में और गिना में हमें इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। कंसर्न्स की बात करें तो देयर आर कंसर्न्स क्यों है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है और ना ही एंटीवायरल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उसको यहाँ पे अभी बनाया नहीं गया है, इसलिए ये हमारे लिए कंसर्न की कहते हैं। इसमें सिर्फ हमें क्या कहा गया है कि सपोर्टिव केयर टू मैनेज सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो अब तक हमने वैक्सीन को ट्रायल कर चुका है, इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन से उसको हम ट्राई कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर इस वायरस के लिए कुछ भी अप्रूव्ड वैक्सीन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज यहाँ पे कैन कंट्रीज बी सूड ओवर क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड के कारण यहाँ पे कंट्रीज को क्या किया जा रहा है, कि ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए हमने यहाँ पे देखा था वेदांतु एक आइलैंड है, वो इसको यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंजेस के बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट है उसको फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ये आइलैंड नेशंस हैं, यहाँ पे टोटल 12 आइलैंड नेशंस यहाँ पे अपने आप की ग्रुपिंग करके कहाँ गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और वहाँ पे उन्होंने डिमांड करी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करें, हमें कंपनसेट करें और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यहाँ पे एक्शन लेना होगा, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, जो क्लाइमेट चेंज है इसमें आप यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ एडवाइजरी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो ऑन March 29 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास द resolution that asks the International Court of Justice at The Hague to provide an opinion on what kind of obligations countries have towards climate change reduction। तो यहाँ पर 29 मार्च को यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। उस रेजोल्यूशन में किसके लिए, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, तो जिसमें यहाँ पर उस रेजोल्यूशन में ये डिमांड की है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पर क्या करे, अपना ओपिनियन, एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करे कि जो कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज के रिडक्शन के लिए जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर प्रॉमिस किए हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, इसमें जो हमारे प्रॉमिसेस हैं, तो क्लाइमेट चेंज के रिडक्शन के लिए कंट्रीज के लिए यहाँ पे क्या क्या ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था हमारी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, सिनर्जी रिपोर्ट, उसमें भी क्लाइमेट ये बताएगा कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से देखें तो अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अगर हमने यहाँ पे रैपिड एक्शन नहीं लिए 2030 तक, अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, अब जो अभी हम एमिशन कर रहे हैं उसका हाफ एमिशन नहीं किया, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम बन सकता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो देखिए अगर हम इंडिया का स्टैंड लेते हैं तो इंडिया ने जो एनडीसी है इसको अभी यहाँ पे रेटिफिकेशन ऑफ यहाँ पे इसको इंडिया हैज थस फार बीन कॉशनिंग साइलेंट अबाउट द मूव। इंडिया ने अभी ये जो मूव है इस पर अभी साइलेंट है, अभी कुछ भी यहाँ पे अपने एक्शंस नहीं दिए हैं। हम यहाँ पर इंडिया लेवल पर, हमने डोमेस्टिक लेवल पर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका एमिशन यहाँ पर कम कर सके। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ कम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, है ना, तो उस पर हम यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं। और हमने जो हमारा टारगेट है, जो 2015 में हमने यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पे जो प्रोमिसेस किए थे उसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यूएस और चाइना ने भी इस रेजोल्यूशन को अभी तक रिस्पांस नहीं किया है। किस किस ने इसको रिस्पांस कर दिया है, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इवन मतलब 188 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे इस पर रिस्पॉन्स किया है। बट अगर हम मेजर कंट्री की बात करते हैं तो यूएस, चाइना ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है।
और अगर जब तक ये इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं इस रेजोल्यूशन में, तो इनके सपोर्ट के बिना ये जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं उनके सपोर्ट के बिना थोड़ा मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, अगर हम अदर बात करते हैं तो इसमें देखिए मेनली ये सामने क्यों आया, तो देखिए यहाँ पे जो आइलैंड नेशन थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट विला ये है, तो वेनाताओ जो ये आइलैंड्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आइलैंड्स हैं इन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने आप को डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा ली, उन्होंने भरपूर क्या कर लिया, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया। अब इसका जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है ना, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो किसको फेस करने पड़ रहे हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, उनको फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, इन्हें कंपनसेट करें, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इस तरीके के यहाँ पे ऑब्लिगेशंस लेकर आएँ जो सभी के लिए यहाँ पर जो सभी इसको फॉलो करें और क्लाइमेट चेंज की तरह हम आगे बढ़ें, कि ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है, उसको हम यहाँ पर कम कर सकें। ओके, तो अगर हम देखें जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके काम जो है, एक क्या होता है, एडवाइजरी ओपिनियन होता है। तो ये जो ओपिनियन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है ना, जो अगर हम बात करते हैं कोई जजमेंट होता है अगर इसका, तो वो लीगली बाइंडिंग होता है, बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ओपिनियन देती है, एडवाइस देती है, वो किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेकर आने की ज़रूरत है, जिससे हम क्लाइमेट चेंज पर हमें फोकस करना होगा, क्योंकि इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, तो ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, सारी हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज उसको डिस्कस किया। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडुवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस, वहाँ पर आपको इस एनालिसिस की PDF मिल जाएगी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।